हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं सिलेंडर के लास्ट ईवी में, यानी लास्ट सेशन होगा ये, जिसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपके सामने मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार जार है जिसमें 80% पानी भरा हुआ है। मतलब कोई एक बर्तन है, जार हम पहले बना देते हैं। देखिए, कोई एक जार हम बनाते हैं ऐसे, ये बर्तन है, इसमें 80% पानी भरा हुआ है, यहाँ कहीं तक पानी भरा हुआ था। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इस जार को टेढ़ा करके इससे पानी गिराया जा रहा है। टेढ़ा किया जा रहा है मतलब इसी जार को, यही जो है ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी गिराते हैं ना, तो ये जब टेढ़ा होगा जार तो ऐसा कुछ ऐसा कर देंगे। अब कह रहे हैं ऐसा टेढ़ा करने में जो ये पानी था, थोड़ा पानी गिर गया, और जो पानी गिरा वो इस तरह गिरा कि अब पानी जार के निचले सिरे से विपरीत ऊपरी सिरे तक, यहां तक भर गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये फिगर बना के दे देते हैं, कभी कभी फिगर बना के नहीं देते हैं, केवल यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेते हैं, यही लैंग्वेज लिख के पूछ लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए, जार के निचले सिरे से विपरीत ऊपरी सिरे तक, यहां तक ऐसे पानी भर गया है, यानी यहां अभी पानी बचा हुआ है और बाकी पानी बह गया। अच्छा, ये कितना होगा ये बता दीजिए। ये पूरा जार था, इतने पार्ट में पानी भरा है, इतने पार्ट में नहीं भरा है। ये पूरा जार था, ये आधा आधा पार्ट ही तो है। ये बात तो एकदम क्लियर है ना कि ऐसे डायगोनली देखिए मिल रहा है, इसका मतलब ये आधा आधा पार्ट होंगे, दोनों जार के आधे आधे पार्ट है। तो इन्होंने कहा कि 80% भरा हुआ था, और हमने कहा बचा कितना है। बचा कितना है, इसको चाहे आप आधा कहिए या 50% कहिए, इस क्वेश्चन को लगाने के दोनों तरीके, चाहे आप परसेंटेज में सॉल्व करिए, हम दोनों तरीके से बताते हैं। आप इस पार्ट को ये भी कह सकते हैं ये आधा भाग भरा हुआ है, और आधे को ही आप क्या बोलते हैं, 50% ना, इसी को आप बोलते हैं 50%, 50% भरा हुआ है। आप चाहे कहिए आधा भाग भरा हुआ है, चाहे कहिए 50% भरा हुआ है। आपको पता था 80% पानी भरा हुआ था, अभी हमें पता है 50% पानी भरा हुआ है, तो बताइए बह कितना गया। देखिए, 80% टोटल पानी इसमें था, 50% भरा हुआ है, तो बहा हुआ निकालने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे, 30% ही तो बह गया है। बात समझ रहे हैं? आपने कहा 80%, 80 लीटर पानी था, 30 लीटर बचा हुआ, 50 लीटर बचा हुआ है, तो 30 लीटर बह गया, इस तरह समझ लीजिए। तो 80% था, 50% बचा हुआ है, 30%, इसका मतलब बह गया। और आपसे कहा गया है कि इस प्रक्रिया में 20.7 लीटर पानी बह गया। हमें पता चला 30% बहा है, और इन्होंने बताया कि 30% जो बहा है वो बहा कितना है, 20.7 लीटर बाहर निकल गया है। तो इसका मतलब इस 30% की वैल्यू कितनी होगी, 20.7 लीटर। हमें निकालना कितने की वैल्यू है, 100% की। हमें आयतन निकालना है, यानी कि टोटल वैल्यू निकालनी है। आयतन कितना होता है, 100%, परसेंट में 100% होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है, बताया है मैंने ये। तो अब यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, 3 से भाग, तो 3 चौक 18, 3 9 27, 69 लीटर आ जाएगा आपका। 69 लीटर की टोटल ये टंकी रही होगी, ये जार जो भी रहा होगा ये 69 लीटर का रहा होगा। इस तरह से आप निकाल चुके हैं। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं, फ्रैक्शन वाला। 80% लिखा हुआ है, 80% भरा हुआ है, यानी इसको फ्रैक्शन में बनाइए, बटे 100 कर दीजिएगा, तो कितना मिलेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4/5 भाग भरा हुआ था। हमने कहा जार को मैंने टेढ़ा किया तो आधा आधा भाग ये दोनों है, इसका मतलब आधा भाग भरा हुआ है। अब खाली वाला मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये इतना पार्ट पहले से ही खाली था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको पता है इतना भाग भरा हुआ था, वर्तमान में प्रेजेंट में कितना भाग भरा हुआ है, 1/2 भाग भरा हुआ है। 4/5 भरा था, 1/2 प्रेजेंटली भरा है, तो निकल कितना गया, 4/5 टोटल भरा हुआ था। इसमें से हमने कहा कि 1/2 भाग अभी भी भरा हुआ है, तो निकला कितना, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो निकला। इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 4 दूना 8, 5, 3/10 आ जाएगा। यानी कि वर्तमान में अगर देखिएगा 3/10 भाग पानी बह गया, 4/5 भाग था, 1/2 भाग बचा है, तो 3/10 भाग पानी बह गया, और 3/10 भाग जो बहा है उसी की वैल्यू दी गई है 20.7। तो आपको पता है पूरा निकालने का मतलब एक भाग पूरा कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर से यही मिल जाएगा आपको, 3 चौक 18, 2 20, 3 9 27, 69 लीटर आपका फिर से आंसर आएगा। आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसी पे फिर से कर लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन है,
अभी लेटेस्ट किसी पेपर में मेंस का करवाया गया था, उसमें आया था। ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल आपको वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करना है। क्या दिया गया है, 4/5 भाग पानी से भरा हुआ, टेढ़ा करके पानी गिराया जाता है। कभी कभी आपको फिगर दे दिया जाता है कि ऐसा कुछ है, जार ऐसे टेढ़ा किया गया है और इसमें से पानी गिराया गया है, ठीक है। पानी गिराने पे क्या हो रहा है कि आधा पानी बच रहा है। अच्छा, कभी कभी आधा लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो भी मत कंफ्यूज होइए, ये आधा ही आधा पार्ट तो है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि विपरीत सिरे पे ऐसा मिलता है, कभी कभी लिखा होगा कि आधा भाग पानी बच जाता है। तो आधा भाग मिल जाए तब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये आधा भाग पानी ही तो बचा हुआ है, भरा हुआ। आधा भाग पानी भरा हुआ है, 4/5 पहले भरा हुआ था, आधा अभी भरा हुआ है। तो बता दीजिए 5/4 है या 4/5 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4/5 ही है। तो अगर अब आधा भाग भरा हुआ है, पहले 4/5 भाग भरा हुआ था, तो कितना बह गया, कितना निकल गया, ये निकाल लीजिए यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 8 - 5, 3/10 डिफरेंस आ गया। इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 30 लीटर। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा, 100 लीटर। यही था आपका आंसर कि टोटल आयतन उसका 100 लीटर हो। इस कॉन्सेप्ट पे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन एक हम बता चुके हैं आपको, पिछले जो घन और घना पढ़ाया था क्यूब और क्यूबॉइड में, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बताया था आपको मेंस में आया हुआ। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बोला गया है कि एक क्यूबॉइड से इतना क्यूबॉइड का आयतन दिया गया है, एक घन से अधिकतम आयतन का एक बेलन काटा जाता है। तो आप बताइए, पहले क्यूब से काटना है, क्यूब का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। इसी की वैल्यू दी गई है 27, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये क्लियर बात है ना। अब आगे बढ़िए, क्या बोला गया है, एक बेलन काटना है अधिकतम आकार का। तो कैसे काटेंगे आप, ये गोल वाला सिरा यहीं कहीं तो होगा ऐसा, और ये ऐसे नीचे बेलन ये पूरा बनाएगा, ये दूसरा गोल वाला सिरा होगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब 3D फिगर है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं या कोई डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर एक बेलन सेट कर दीजिए पूरे बड़े से आयतन का। तो क्या होगा, ऊपर जो सरफेस है उस पर एक गोला सा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ना। या कोई कागज का एक डब्बा हो, मतलब कोई एक घनाभ जैसा हो, ऊपर नीचे खुला हुआ हो, उसमें एक अपना पेपर रोल करके ऐसे उसे में डाल दीजिए। देखिए गोल गोल सा पूरे सरफेस को टच करता रहेगा और आपको दिखाई देगा, पूरा फिगर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर से समझ लीजिएगा। क्या होगा कि ये जो सरफेस होगी गोल वाली, ये ऊपर वाली सरफेस पे एकदम सेट हो जाएगी और नीचे वाली सरफेस पे एकदम सेट होगी, तभी सबसे बड़ा बेलन निकल सकता है। ठीक है, सबसे बड़े बेलन के लिए ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऊपर वाली सरफेस होती कैसी है, यह सारी सरफेसेस जितने 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस कैसे होते हैं घन के, सभी वर्गाकार होते हैं ना, आपको पता है ऑलरेडी, वर्गाकार होते हैं। इसका मतलब ये पूरा वर्ग था, यानी ऐसा कुछ रहा होगा कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाता है जो इसकी सभी भुजाओं को टच करता है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये 2r की वैल्यू ही a होती है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो यहां से आप निकाल लेंगे, यही काम यहां पे करना है। ये अगर इसकी साइड a माना है हमने, ये 2r होगा, 2r = a, यानी r की वैल्यू a/2 होगी, यानी r की वैल्यू यहाँ भी a/2 यानी 3/2। इतना ही आपको पता करना था, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। निकालना है बेलन तथा घन के शेष भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, बेलन और घन का अनुपात निकाल लेते हैं। क्यूब और सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर माइनस करके अलग कर लेंगे दोनों को। तो बेलन का आयतन कितना होगा, πr² होता है ना, तो 22/7 पाई हो गया, r², r यानी 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए बेलन कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा तो है जितनी इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती हैं घन की। इसका मतलब ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर बटे में। अब क्या लिखेंगे, घन का आयतन दिया ही गया है क्वेश्चन में 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए, 9 × 3 = 27, पूरी तरह कैंसिल, 2 से इसको कट कर दीजिएगा तो मिलेगा आपको 11/14, 11/14। मतलब अगर घन का आयतन 14 रहा होगा तो बेलन का आयतन 11 रहा होगा, तो काटने के बाद बचा हुआ आयतन कितना हो जाएगा,
दोनों का डिफरेंस ही तो आपसे पूछा गया है बेलन और शेष भाग। तो हम क्या कहते हैं, बेलन का आयतन बटे शेष भाग का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन 11 अनुपात दे रहा है, शेष भाग कितना बचेगा, 14 में से 11 घटाइएगा 3 ही तो बचेगा। इसका मतलब आपका आंसर होगा 11:3। ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई बेलन है जिसके बारे में आपको बताया गया है, उस बेलन को हम लाते हैं, एक बड़ा बेलन है, उसके अक्षों के लंबवत, अक्षों के लंबवत मतलब ऐसे ऐसे इसी में पुट कर दिया जाता है। तो बताइए इस वाले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यही पूछा गया था आपसे। अब आप सोचेंगे अगर फिगर बना के दे दिया गया होता तब तो और ज़्यादा कंफ्यूज होते, नहीं दिया गया तब भी कंफ्यूज होंगे। आप सोचेंगे हम बेलन को यहीं पे पुट कर दें, ऐसा यहाँ पे एक बेलन पुट कर देते हैं और आप कहेंगे इसकी त्रिज्या इसी पे सेट हो जाएगी, कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ये बेलन है, ये बेलन है तो इसकी सभी सरफेस राउंड राउंड है, कोई सरफेस ऐसे सीधी सीधी है कहीं पे नहीं है ना। अगर हम एक बेलन को इसके अंदर रखेंगे तो क्या वो यहाँ पे टच हो पाएगा, उसकी राउंड वाली सरफेस इसको टकराएगी और बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपको, इसीलिए हम आपको कोशिश करते हैं यहाँ पे समझाने की, ठीक है। हमें तो इसके अंदर बेलन रखना है, अब कहाँ पे रखना है ये तो दिया नहीं गया है कि यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ मन करेगा हम रखेंगे। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये एक बेलन था, छोटा बेलन, जिसको हमने इस बड़े बेलन के अंदर रखा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ये वाले में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसलिए इससे हम नहीं बताने वाले। समझ गए आप? यहाँ भी आप समझ सकते थे, लेकिन फिर यहाँ भी आपको सर्कल जैसा बनाना पड़ता और यहाँ पे यही फिगर यहाँ पे बनाना पड़ता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। यही सेम चीज़ हर जगह तो होगी। ये आपको जो सीधी लाइन दिखाई देती है, ये 2D फिगर है ना। 3D फिगर में तो आप देख ही रहे हैं, राउंड राउंड है हर जगह, तो हर जगह ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक। तो यहीं पे आप समझ लीजिए। देखिए आपसे कहा गया, हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं सेंटर होगा, जो बड़ा वाला है बेलन, उसका यहाँ कहीं सेंटर होगा इस वाले सरफेस का। यहीं से तो आप रेडियस निकालते हैं, यही सेंटर हम मान लेते हैं। तो अगर सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाते हैं तो क्या होती है, रेडियस होती है r। यही हमको निकालना है, ये रेडियस हो गई। अब अगर आपसे हम कहें कि हम इतनी दूरी लेना चाहते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इतना लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपको पता है ये यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं ना। तो ये भी तो रेडियस होगी और इसका रेडियस हमें पता है 4.5, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी सर्कल में अगर एक कॉर्ड खींची जाए, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपको पता है ये टोटल 12 सेंटीमीटर लंबा था, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इससे जो भी बन जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया भी था, बहुत बार बताया है, और शायद ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम फिर से बताया था आपको। किसी भी ट्रिपलेट में कुछ से मल्टीप्लाई करना और किसी नंबर से डिवाइड करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीनों नंबर्स में आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4.5 का डबल अगर करिएगा तो 9 बन जाएगा, यहाँ भी डबल कर दीजिए 12 हो जाएगा। तो 9, 12 और कितने पे बनता है, 15 पे बनता है ना। 9, 12 और 15 पे ट्रिपलेट बनता है। लेकिन आपने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 15 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपका आंसर आएगा 15/2 यानी 7.5। ये थोड़ा सा आसान तरीका हो गया, अदरवाइज आप इसका होल स्क्वायर करिए, ऐड करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, तब भी 7.5 ही आएगा। तो मेनली आपको कॉन्सेप्ट समझना था, कैसे इसके अक्षों के लंबवत हमने रखा है ऐसे। ये जो थी यही त्रिज्या थी, त्रिज्या हमने लिख दिया 4.5। यही पॉइंट जो था, यहीं से अगर सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो रेडियस होती है, इसकी रेडियस हो गई, और ये आधी होगी, पूरे ऊंचाई की आधी, 6 सेंटीमीटर। बस यही था आपका क्वेश्चन। 2017 के मेंस में आया हुआ एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा है, लिख लीजिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लिखने वाले नहीं, आप लिखिए। एक बेलन के आधार का परिमाप 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 9660 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको दिया गया है आधार का परिमाप 35 सेंटीमीटर,
और आपको दिया गया है 9660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप, सॉरी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके एक कोने से एक धागा बांधा जाता है, इसके एक कोने से एक धागा इस प्रकार बांधा जाता है कि यह बेलन के चारों तरफ 23 बार घूमता है, 23 टाइम्स घूमता है। यदि प्रत्येक स्थिति में इसके टर्निंग पॉइंट की दूरी समान है तो इस धागे की कुल लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझिएगा। आपसे कहा गया है कि एक धागा बांधा जाता है एक बेलन पे। ठीक है, बेलन कैसे है? बना लीजिए, कोई बेलन हम बना लेते हैं। ये बनाया हमने बेलन, और बेलन पे हमें धागा बांधना है। एक पॉइंट से शुरू करना है, एक छोर से शुरू करना है। मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया और ये ऐसे बांधना शुरू होगा, टर्न टर्न होके ऐसे बंधा हुआ होगा, जाके अगले छोर पे खत्म हो जा रहा है। ऐसे टर्न टर्न होके ऐसे गोल गोल बांधा जाता है ना। कह रहे हैं कि हर बार टर्निंग पॉइंट की दूरी समान है, ये दूरी हर बार बराबर है जहां से धागा घूम रहा है। और ये कितने राउंड घूम रहा है? 23 राउंड, 23 टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, फिर आपने कहा अब इसी फिगर को अगर हम कहें आपसे कि ऐसा करिए, ओपन कर दीजिए, इस फिगर को काट डालिए यहाँ से। अगर इस फिगर को आप काट देते हैं, या एक बेलन है, बेलन को आप कट कर दीजिएगा तो क्या बनता है? आपको मैंने दिखाया भी था कि कोई भी पेज ले लीजिएगा तो पेज पे समझ में आ जाएगा। दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, जैसे ये बेलन बना हुआ है, ये आपके सामने बेलन बना हुआ है, इसको हम एक किनारे से ऐसे काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा आयत बन जाएगा ना। बस यही आपको कॉन्सेप्ट जानना है और कुछ नहीं जानना है, इसी को आपको यूज करना है। मतलब हम क्या करते हैं, एक तरफ से ऐसे कैंची से काट देते हैं तो यही क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। अब उतना बड़ा आयत हम बना नहीं पाएंगे इस पे, तो ये छोटा सा आयत बना देते हैं, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। जो ये टर्न टर्न हो रहा था उसका ये आयत बन गया। इसी फिगर को हम थोड़ा सा और अच्छे से बना देते। आपको बस यही फिगर दिया गया था, ऐसा ही कुछ दिया जाता है या नहीं भी बनाया जाता है, लेकिन जो मेंस में आया था उसमें ऐसा ही फिगर बना के दिया गया था। ऐसे कहा गया था ऐसे धागे लपेटे गए हैं, 23 राउंड्स चलते हैं सभी। तो अब बताइए, अगर हम इसी को ऐसे ओपन कर देंगे तो यही धागा जो है यही ऐसा हो जाएगा कि नहीं? देखिए, धागे की लंबाई कैसे दिखेगी? एक धागा ऐसे दिखेगा, कटा हुआ होगा, फिर बीच में फिर ऐसे दिखेगा, फिर एक बार कटा हुआ होगा, फिर ऐसे ही ऐसे करते हुए ऊपर तक जाएगा ना। ऐसा ही कुछ धागा बना हुआ होगा। जब आप इसको यहाँ से काट देंगे तो धागा भी कट जाएगा। धागा कट जाएगा तो एक ऐसी लंबाई दिखेगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, एक बराबर दूरी पे है। चूंकि लिखा गया है कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। चाहे आप यहाँ पे देखिए, ये जो दूरियां हैं ये बराबर बराबर दी गई हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी होगा, दूरियां बराबर ही बराबर रहेंगी। कोई हम अलग से तो लेके आए नहीं कुछ, उसी को काटा है, तो यही सेम चीज फिगर में बन के आएगा। ठीक, अब आपको क्या क्या दिया गया है वो यूज कर लीजिए। आपको दिया गया है 2πr की वैल्यू, परिमाप दिया गया है ना। 2πr की वैल्यू इतनी है। CSA होता क्या है? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2πr से भाग कर दीजिएगा। 2πr की वैल्यू 35 है, तो 35 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? 7 से कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 7 2 9, 7 3 21, 5 7 8 56। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 9 10, 5 7 35, 5 36, 276 आ गई ऊंचाई। यानी इस पूरे बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक, ये पूरी ऊंचाई 276 सेंटीमीटर है। आप बताइए, अगर इस पे 23 राउंड लपेटा गया है, 23 टाइम्स लपेटा गया है, तो हर बार ये गैप बन रहा है कि नहीं? देखिए, एक बार लपेटा इतने गैप पे, दूसरी बार इतने गैप पे, तीसरी बार भी इतने ही गैप पे। लिखा गया है गैप समान है, दूरियां बराबर बराबर है, टर्निंग पॉइंट सेम है, तो इसलिए सभी गैप बराबर होंगे। तो हमने कहा कि ये गैप कितने बनेंगे, बता दीजिए कितने कितने दूरी के गैप बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 276 टोटल है। जैसे आपको दिया जाए कि ये पूरा टोटल इतनी कुछ लंबाई है 10 सेंटीमीटर, आपको 2 गैप बनाने हैं, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके हम कहेंगे 5 5 का गैप बनेगा। यही तो होता है। तो वही यहाँ पे करना है कि गैप अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे, 276 टोटल ऊंचाई थी, 23 राउंड लपेटा गया है, तो कितने कितने का गैप आ जाएगा? एक बार जाएगा, और 23 दूना 46, 12 12 सेंटीमीटर का गैप बना होगा कि नहीं? ये क्वेश्चन में
आपसे बस मेन पर्पज यही था, गैप पूछना था, क्योंकि गैप से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखा गया था गैप समान है हर जगह, टर्निंग पॉइंट सेम है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ऐसे ऊपर 12-12 सेंटीमीटर पे लपेटा गया है। तो इसका मतलब ये भी गैप कितना हो जाएगा, 12-12 सेंटीमीटर हो जाएगा। या आप यहाँ से देखिए, ये भी गैप 12-12 सेंटीमीटर, हर जगह 12-12 सेंटीमीटर का गैप बनेगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि यहां से जब आपने कट किया था, इसको ओपन किया था, तो ये जो राउंड था, गोल वाला था, यही क्या हुआ है, खुल गया है ऐसे। इसकी पूरी दूरी क्या थी, 2πr, ये देखिए 35 थी ना, ये पूरा 2πr था, 35, इसको खोल दिया तब भी तो 35 ही रहेगा। काट के हमने अलग तो कर नहीं दिया है, केवल इसको यहीं से कट करके ओपन कर दिया है। तो ये पूरी दूरी 35 थी, तो यही खुल के यहाँ भी 35 बन गई है। अब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल और केवल क्या निकालना है, ये इतनी दूरी, ये एक राउंड की दूरी होगी। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, 23 पूछा गया है शायद क्वेश्चन में, चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है 23 राउंड, है ना, 23 राउंड का पूछा गया, हमें लगा एक ही हो सकता पूछा गया। तो अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 12 है, ये 90 डिग्री बना है, आयत बना है ना, तो यहाँ से निकाल लीजिए स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो क्या होता है, 35, 37 और 12 का बनता है ट्रिपलेट, 37 आ जाएगा, 37, ये 37, कितने राउंड, 23 राउंड। तो धागे की लंबाई अगर हमें निकालना हो, धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 37 मीटर या सेंटीमीटर का है, सॉरी 37 सेंटीमीटर का एक राउंड है, और हमें ऐसे ही 23 राउंड लपेटने हैं। तो निकाल लीजिए, 7 या 21 हो जाएगा, और 3 3 9, 7 2 14, 14 24 25, 2 3 2 6 2 8, शायद यही आना चाहिए, 851। आप एक बार आंसर्स चेक कर लीजिएगा, 851 ही आ रहा है, सही। 851 सेंटीमीटर का धागा होना चाहिए। यह मेंस 2017 का क्वेश्चन है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग। केवल और केवल क्या ध्यान देना था कि ये सभी बराबर बराबर दूरी पे लपेटे गए हैं, ये बात याद रखनी थी, बराबर बराबर लपेटे गए हैं। अगर इसको ओपन कर दें हम, तो ये भी बराबर बराबर दूरी पे आपको दिखाई देंगे, सभी यहाँ बराबर बराबर दूरी पे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये चीज़ सोचनी थी कि यहाँ से आप हाइट निकाल लेते हैं, हाइट 276 सेंटीमीटर आई, 276 सेंटीमीटर को बराबर बराबर 23 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 12-12 सेंटीमीटर के पार्ट्स आएंगे। ये सभी भाग 12-12 सेंटीमीटर के होंगे, 12-12 सेंटीमीटर की ये हो गए, और पूरा यही तो ओपन किया गया है, इस वजह से ये भी 35 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने धागे की लंबाई निकाल ली, एक धागे की लंबाई 37, तो 23 धागे की लंबाई 851। 2017 के मेंस से एक और क्वेश्चन लिया गया है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक जो बेलन है, इस बेलन के बारे में दिया गया और कहा गया इसको 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने कटाव लगाने पड़ेंगे हमें, एक यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे कट कर दिया। अब देखिए क्या ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। देखिए 1 2 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो कितने कटाव लगाने पड़ेंगे, 2 कटाव लगाने पड़ेंगे, यानी 2 बार काटना पड़ेगा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। कट कर दिया इसको, कट करने पे क्या फिगर बन के आएगा ये देखिएगा, एक बेलन यहाँ पे बनेगा, दूसरा बेलन यहाँ पे बनेगा, ऐसे ही एक तीसरा बेलन भी बनेगा। तीसरा बेलन के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए इसे इधर बना देते हैं, ये बना दिया। 3 बेलन ये कट के अलग हो गए, हमने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि अगर तीनों को अलग अलग कर दिया तो हमें क्या पता चला, ये वाली सरफेस ये है, नीचे वाली सरफेस यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक सरफेस, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये 4 सरफेस हमारे पास नई जनरेट हो गई। आपको केवल और केवल क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। मैंने बार बार आपको समझाया है कि कभी भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट अपॉन टोटल इनटू 100, यही तो करते हैं। तो आप कोशिश क्या करिए, इंक्रीमेंट निकाल लीजिए बस, और कुछ भी नहीं निकालना। टोटल निकालने के चक्कर में पड़िएगा, थोड़ा लंबा होगा, क्या मतलब है फालतू मेहनत करने की आपके, है ना, टाइम बचाना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे कटाव लगा दिया तो जहाँ जहाँ पे काटा होगा, एक बार काटने पे देखिए 2 सतह जनरेट हो रही हैं, 2 फलक बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे कट किया आपने तो ऊपर वाला पार्ट भी गोल गोल दिख रहा होगा, नीचे वाला, जैसे इसको आप अगर कट करिएगा तो क्या ये
ये चौकोर हो जाएगा क्या? ये आयत बना देगा? नहीं बनाएगा ना। अगर कट करिएगा तब भी ऊपर वाला पार्ट भी गोल रहेगा, नीचे वाला पार्ट भी गोल ही रहेगा। तो दो नई सरफेस, देखिए यहाँ से कट करते ही दो नई सरफेस बनी, यहाँ से कट करते ही दो नई सरफेस बनी, यानी 4 नई सरफेसेस बन रही हैं। तो यही जो नई सरफेस बनी है इन्हीं का एरिया तो हमें ऐड करना है, बाकी एरिया तो हमें पता ही था। बात समझ में आ गई ना? केवल आपको क्या करना होता है, प्रतिशत इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए इंक्रीमेंट अपॉन टोटल करना होता है। तो इंक्रीमेंट हमें पता चल गया कितना कितना एरिया बढ़ा है। यह टीएसए था इसका, इसके टीएसए में ये 4 एरियाज बढ़े हैं। और 4 किसके एरियाज, किसके एरियाज हैं? ये सभी वृत्त है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, 4 बार वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ गया है, बटे में टोटल क्या है? टीएसए। इसका टीएसए से कंपेयर करना है। देखिए टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो आप क्या करेंगे, टीएसए कितना होता है इसका? 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच इंटू 100। यह इतना करना था आपको। देखिए 2 पाई से ये कैंसिल 2 बार, आर से आर कैंसिल, केवल 2r अपॉन आर प्लस एच लिखना है। 2r लिखिए, 2 इंटू आर कितना हो जाएगा? रेडियस दी गई है 7 इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच 25 हो जाएगा और गुणे 100। कैंसिल कर दीजिए 4 बार, तो 4 दूना 8 सत्ते 56, 56% आपका आंसर आ जाए। ठीक है। 2017 मेंस से ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा गया था कि एक बेलन है, बड़ा सा बेलन है जिसके बारे में आपको दिया गया है, उसके अंदर से प्रत्येक सरफेस से, प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काटे जाते हैं जिनकी ऊंचाई आपको दी गई है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक आधार बना दिया है, दूसरे आधार से भी सेम तरह से 5 बेलन काटे जाए। ठीक है। तो एक तरफ से हम समझाएंगे, दूसरा तो ऑटोमेटिक डबल करके हम लोग जानते ही हैं इजी करना क्वेश्चन को। तो देखिएगा शेष भाग का टीएसए पूछा गया है। अगर यहाँ से भी पूछा गया होता कि हमारा प्रतिशत क्या होगा तो हम बड़े आसानी से कर ले जाते। केवल क्या करना होता, नई सर्फेसेस जितनी जनरेट हुई हैं उन्हीं को लिखना होता। लेकिन आपसे वो चालाकी कर गए, जानते हैं कि आप बहुत चालाक हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को। क्या करना है अब आपको, शेष भाग का टीएसए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पूरे बेलन का टीएसए पता करना है। यह सबसे आसान तरीका है कि पूरे बेलन का हम निकाल लेते हैं सीएसए, वो भी तरीका है, दोनों तरीका है आपके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, सबसे इजी है कि टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के टीएसए में सभी आ जाएंगे, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, सभी आ जाएंगे टीएसए में। ठीक है, टीएसए टोटल हो गया। अब हमने कहा कि ये हम काट के निकाल रहे हैं, ये जब काट के निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये इतना गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे ये गड्ढा हो जाएगा, ये नई सरफेस जनरेट हो जाएगी ना, ये वाली नई सरफेस, ये वाली नई सरफेस जनरेट हो गई, और ये फिर से गड्ढा हो गया, फिर ये वाली नई सरफेस, इसने ये दोनों नई सरफेस जनरेट की, फिर अगला वाला भी आएगा, ये भी ऐसा गड्ढा बनाएगा और ये नई सरफेस जनरेट कर देगा। अगला वाला आया, ये भी गड्ढा बनाया और इसकी भी नई सरफेस जनरेट हो गई। इतनी बात समझ में आई। हमने कहा कि जो भी आया, जो भी गड्ढा किया आपने, ये गड्ढा किया, ये नई सरफेस जनरेट हुई, और नीचे भी एक नई सरफेस जनरेट हो रही है नहीं। आप इमेजिन करिए कहीं पे ऐसे गड्ढा खोद रहे हैं, गोल वाला गड्ढा, जैसे एक छोटी सी पाइप लीजिए और मिट्टी में उसको ऐसे दबाइए, तो देखिए गोला होता है, वो गोल गोल से मिट्टी ऐसे निकल आती है, तो उसको निकाल लीजिए मिट्टी, तो क्या होगा, ऊपर वाली सरफेस आपने निकाल लिया, लेकिन ये नीचे उसी के बराबर, उसी के जैसी नीचे एक सरफेस बन गई कि नहीं। तो ये वाली सरफेस तो आपने काट के अलग कर ली है, ये वाली सरफेस हमने सारी निकाल ली है, लेकिन ये वाली नई सरफेस भी तो बन रही है और इसी की जैसी ही बनेगी नीचे। इसका मतलब ये वाली सरफेस हमें सब्सट्रैक्ट करना था। हमारे हिसाब से अगर हम सॉल्व करने चलते तो क्या कहते कि ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस चली गई है, इसलिए हम इन सबके एरियाज को माइनस करेंगे, और गड्ढा करने पे ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस नई जनरेट हुई है, तो इनका एरिया हमें जनरेट नया ऐड करना पड़ता टीएसए निकालने के लिए। लेकिन जब ये वाली और ये वाली मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ये गायब हुआ, ये नया आ गया उसी के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए हमें इन सब का एरिया लिखना नहीं पड़ेगा। इस बात को आप
खुद से प्रैक्टिकल करके समझिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। सामने तो है नहीं तो आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2-3 बार इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सरफेस के बारे में तो एकदम क्लियर है। अब बचा कौन कौन, केवल ये जो गड्ढा किया गया है तो इससे ये जो सरफेसेस जनरेट हुई हैं इन्हीं नई सरफेस जनरेट करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं नई जो सरफेस जनरेट हुई होगी वो किसके बराबर होगी, इनके CSA के बराबर होगी। इनका CSA कितना होता है, बेलन का CSA कितना होता है, छोटे वाले बेलन का 2πRh ये होता है CSA। और छोटे वाले बेलन कितने हैं, 4 यहाँ पे हैं, नीचे 4 हैं, यानी 8 बेलन बनाए गए। तो इनके CSA के बराबर नया एरिया जनरेट होगा। इतना एरिया कटेगा, माइनस होगा, और इतना एरिया ऐड होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल और केवल इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर डालिए, आपको क्या मिलेगा, TSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, TSA 2πr, r प्लस h होता है तो 2πr कितना हो जाएगा, रेडियस 14, r प्लस h 14 प्लस 15 दोनों को ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 29 प्लस 8 इंटू 2π, r हमें पता नहीं है, h हमें पता है 5 है ना। तो अगर आप देखिए तो 2π तो सीधा सीधा कॉमन है और 2 और कॉमन है, 2π 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 7 इंटू 29 बचा, और प्लस 2π 2 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, ये इतना पार्ट है छोटे आधार। आई एम सॉरी, ये मैंने नहीं बताया कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ऐसे अगर ये पूरा हम मिला दें तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, व्यास है। बड़े वाले का व्यास है, बड़े वाले जो वृत्त दिख रहा है उसका व्यास है। व्यास कितना सेंटीमीटर दिया गया है, अगर आपको दिया गया है त्रिज्या 14 है तो 28 हो जाएगा व्यास, डबल होता है। और इसी को हम अगर इनकी त्रिज्या r मान लें तो r r r r ये सभी r r त्रिज्या के होंगे ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 8r की वैल्यू ये है, 8r की वैल्यू ये है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, r की वैल्यू पता होगी, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 4 इंटू 5 इंटू r की वैल्यू 28/8, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 14 आएगा। अब थोड़ा सा इजी हो जाता, अब अगर कॉमन करते आप क्या होता कि 7 भी कॉमन हो जाता है यहाँ से, तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 22/7 और 7 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ 29 बचा, और यहाँ से 7 कॉमन हुआ तो 10 बचा, है ना। 29 प्लस 10 39, थोड़ा सा कैंसिल करके सॉल्व करना है बस आपको, और ये 4 हो गया, 22 से पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 19, 9 6 15, 25, 2 बचेगा, और 3 दूना 6, 2 8, 858 आ जाएगा ये। और 4 से और गुणा करना है, 4 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, और 5 चौक 20, 3 23, 2, और 8 चौक 32, 34, आई थिंक 34 32 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम आंसर, क्रॉस चेक। इसमें आ रहा है 34 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ऑप्शन में था आपके 34 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको केवल क्या समझना था, केवल और केवल समझना था कि यहाँ से जो गड्ढा किया गया है इस गड्ढे का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा, इसलिए ये सभी कैंसिल हो गए। केवल और केवल इनके सरफेसेस के एरिया यानी CSA ऐड करने पड़ेंगे, चूंकि 8 बेलन बनाए गए तो 8 बार CSA ऐड कर दीजिएगा बस। अगला भी बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए 2017 के मेंस से। अब लगातार बैक टू बैक आपके ऊपर फायर हो रहे हैं 2017 के मेंस के सवाल, आप लगाते रहिए, एकदम एंजॉय करते रहिए पढ़ने में, ठीक। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था कि एक बेलन है जिसके दोनों आधारों से दो अर्धगोले काट लिए जाते हैं। अर्धगोले काटने पे क्या हो जाएगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है अब बताइए TSA कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था जितनी सरफेस होती है सबको ऐड कर लेते हैं, जो भी आप सरफेस टच कर सकते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे गड्ढा जब करेंगे तो आप ये वाली सरफेस टच कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें सरफेस एरिया ऐड हो जाती हैं उनमें TSA में, ठीक है।
तो आपसे पूछा गया अब टीएसए कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए इस बेलन का सीएसए। बेलन का सीएसए कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का सीएसए, टीएसए हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको अभी माइनस वगैरह करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप चाहें तो टीएसए भी लिख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। चलिए हम टीएसए पे ही बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि एक बार टीएसए पे बताते हैं, एक बार सीएसए पे क्या लगाए हैं। टीएसए बना दिया 2 पाई आर आर प्लस एच। ये पूरा टीएसए मतलब पूरा क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमने एक कट कर दिया और ये वाला भी कट कर दिया। अब ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे चिपके हुए हो, अलग अलग भी कट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी करिए, ठीक है। तो ये जब आपने 2 कट किया तो दोनों ये गोले जो अर्धगोले बनाए आपने, तो ये इस सरफेस पे आप देख रहे हैं ये दोनों खाली हो गया एरिया। जब आपने यहाँ से कट करके निकाल लिया ये एरिया खाली हो गया कि नहीं। इसी तरह यहाँ भाई दोनों एरिया खाली हो जाएंगे। तो कितने एरियाज खाली हुए 4, और किसके एरिया, ये क्या है सर्कल है, तो सर्कल के एरिया हम माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए पूरा टीएसए हमने लिखा, ये चारों हमने कट करके निकाला, तो ये इतना एरिया खाली हो रहा है कि नहीं, ये एरिया खाली हुआ तो ये माइनस कर दिया हमने, और चूंकि 4 बार खाली हुआ तो 4 बार माइनस किया। और प्लस कितना एरिया हो रहा है ये बताइए, प्लस एरिया हो रहा है ये सरफेस जो दिख रही है आपको कर्व्ड वाली, ये सरफेस प्लस हो रही है। तो ये होती कितनी है, अभी आपने चूंकि अर्धगोला वगैरह नहीं पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला हो सकता है ना याद हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये इतना आ गया, ये कितनी बार है 4 बार है, तो 4 बार इसे हमें प्लस भी करना पड़ेगा। देखिए 4 बार हमने इस सरफेस का एरिया प्लस किया, जो हमने गड्ढा किया था उसका एरिया प्लस किया, और चूंकि यहाँ पे हमने खाली किया था तो इस खाली वाले को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें तो पूरा एरिया हमने ऐड किया हुआ था, पूरे एरिया में ये इतना गड्ढा हो गया ना, खाली हो गया, और ये जो सरफेस बनी ये नई सरफेस बनी तो इसको ऐड कर दिया। जो नई सरफेस बने उनको ऐड करना है, जो कट के निकल जाए उनको सब्सट्रैक्ट करना है, बस इतना ही काम है आपका, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, बस इतने ही को सॉल्व करना है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए 4 × 2 -4, 4 बचेगा, देखिए 8 - 4, 4 पाई आर स्क्वायर, और हम 2 पाई कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आर प्लस एच। आर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, आर प्लस एच दोनों का एडिशन, तो 8 4 12 यानी 42, प्लस 4 बार बचा, जिसमें से 2 हमने कॉमन कर लिया है तो 2 ही बचा है। पाई आर स्क्वायर, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर, आर यानी 7 सेंटीमीटर का, 7 का स्क्वायर यानी 49। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अब यहाँ से 2 लिखा हमने, इसको 22/7 हम लिख देते हैं। यहाँ से हम चाहें तो 7 कॉमन कर लें क्योंकि कटना है उसको, यहाँ बचेगा 2 और 42 दूना 84। यहाँ भी 7 कॉमन किया तो 14 बचा हुआ है आपके पास, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 हो गया, 4 4 8, 8 1 9, 98 गुणे 44, 98 गुणे 44, यही आपको सॉल्व करना है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 8 चौक 32, तो 32 6 38 और 68, और 68 में 3 और ऐड कर दीजिएगा, 68 3 71, 7 बचा, और 9 चौक 36 13 43, मेरे ख्याल से यही आंसर आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं, केवल आपको जो सरफेस आपने कट करके अलग कर दी उसको माइनस करना था, जो नई सरफेस ये जनरेट हुई हैं इनको ऐड करना था बस। अगला भी क्वेश्चन कटिंग के ऊपर है। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेवल अप होता है तो कटिंग ही पूछी जाती है, बट इस समय तो चूंकि लेवल अप हो नहीं रहा है ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अगर एक बेलन है, बेलन हम आपके सामने बना देते हैं, कोई एक बेलन था, बेलन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन कहाँ से, ऊपरी सतह पे कट लगा के। तो ऐसे ही तो कट लगाइएगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
यही करना था आपको। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए टीएसए में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से आप वही रूल लगाएंगे, हमेशा मैंने बताया है परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट अपॉन टोटल इंटू 100, है ना। अगर परसेंटेज ना पूछा होता थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती। अभी आपके लिए आसान है, जब ऐसे कट लगाएंगे तो ऐसे कट यहाँ तक जाएगा ना, ऐसे ऐसे बना होगा, तो ये जो सरफेस बनेगी इसको हम काट के निकाल के आपको दिखाते हैं। चूंकि ये 2D फिगर है, 2D फिगर में आपको नहीं दिख रहा होगा। वैसे जब कोई भी गोल सरफेस को, मतलब कोई भी सिलेंड्रिकल जो भी सरफेस होगी, जो भी आप रखे हों कुछ अगर, तो काट के चेक करिएगा। जैसे कि इस टाइम आपके पास अवेलेबल होगी मूली गाजर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो गोल है, उन चीज़ों को ऐसे कट करके देखिएगा, ठीक है। अगर आप 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें जो एक पार्ट निकल के आएगा उसी को हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। देखिए उसमें बनेगा कैसे, वो ऐसा कट के अलग होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है फिगर। और इनको अगर हम मिला दें तो एग्जैक्टली यही फिगर आपको दिखाई देगा। ऐसे कट करके जब अलग करेंगे तो ये राउंड वाली सरफेस होगी, ये जो सरफेस बनी है ये वाली एक सरफेस, और ये इसके बगल वाली ये सरफेस, ये दोनों चौकोर सी सरफेस होगी, जिनको आप देखिएगा अगर ध्यान से तो ये दिखेंगे आपको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल जैसे ये सरफेस बनेगी। नीचे जो ये पीछे वाला पार्ट है ये गोल सा होगा, ठीक है, और ये भी नीचे भी राउंड राउंड सा होगा, जो एक बाइट होती है, जैसे आप केक वगैरह की बाइट काटते हैं, ये वाला है पार्ट। समझ गए इतनी बात। अब आपसे कहा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप बताइए ये वाला पार्ट तो इसमें से ही निकला है और ये ऊपर वाला पार्ट भी ऊपर से निकला है। केवल हमने नया पार्ट जो ऐड किया है वो क्या है, कट करने के बाद नया पार्ट जो ऐड हुआ वो यही वाला पार्ट तो है, ये एक और ये एक, यही 2 पार्ट हमने नया ऐड किया है। और ये कैसे है, रेक्टेंगल जैसे हैं। देखिए ये जो कट किया हमने, ये जो कट करके यहाँ से निकाला है, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो निकाला है ये क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये भी 14, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 14, ये भी 7। ये रेक्टेंगल बना। अब आपसे हम कहते हैं कि एक जो पार्ट आपने काट के निकाला ना, उसमें 2 सरफेस नई ऐड हुई, तो आपने कितने पार्ट काट के निकाले हैं, 4 पार्ट निकाले हैं। देखिए एक पार्ट हमने काट के निकाला तो उसमें आपको दिख रहा है ये 2 नई सरफेस ऐड हुई, तो इस 4 पार्ट अगर काट के निकालेंगे तो 8 नई सरफेस ऐड होंगी। तो 8 नई सरफेसेस का एरिया, नई सरफेस कौन सी है, ये है। नई सरफेस का एरिया 7 × 14, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। नई सरफेस का एरिया बटे टोटल एरिया टीएसए। टीएसए कितना था इसका पूरा, टीएसए निकालने का तरीका आपको पता है, 2 पाई आर प्लस एच। आर 7 था, आर प्लस एच 7 4 11 21 था। इतनी बात समझ में आई। और गुणे में 100 कर दीजिएगा, ये परसेंट बन जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, और हम ये वाला से 7 कर देते हैं, यहाँ से 7 3 21, 3 बार जाएगा, और यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहाँ पे बना 14 दूना 2800 बटे यहाँ पे बना 33। 2800 बटे 33 जब सॉल्व करिएगा तो 84.8484 ऐसे आता रहेगा। तो इसी को हम लगभग में लिख देते हैं 85%। ये था आपका आंसर। अब चलिए इसी पे एक और बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग कटिंग होगी। कटिंग बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको आने लगेगी ना इतनी मजा आएगी फिर करने में इन क्वेश्चंस को। बस आप कोशिश करिए, आपको आने लगेगी, ठीक है। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है कि 2 कटाव लगाते हैं, लेकिन इसमें 2 कटाव कैसे लगाने हैं ये दिया गया है। एक इस ऊपरी सतह पे ऐसे कट लगाते हैं, दूसरा इस वाली सतह पे कट लगाते हैं। आधार के समांतर एक बार काटा गया, एक बार ऊपर से काटा गया। ये बताइए आधार के समांतर काटने वाला तो आपको याद ही हो गया होगा। आधार के समांतर जब भी काटते हैं तो आपको ये यहाँ बेलन बन जाएगा छोटा सा, और दूसरा बेलन नीचे बन जाएगा। ऐसे ही कट करते हैं। आपको फिर से परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया है। परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, जो हमारी वृद्धि हो और वृद्धि को हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, यही करते हैं। अब वृद्धि आपको दिख रही है, ये 2 नई सरफेसेस जनरेट हुई, यानी 2 बार कितना जनरेट हुआ, पाई आर स्क्वायर जनरेट हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, हम इन्हीं को
कट कर रहे हैं ऐसे सीधा सीधा, ठीक है। अब की बार इन्हीं को हम कट कर दे रहे हैं ऊपर से कट करने पे क्या हो जाएगा, जब आप ये वाली सरफेस ऐसे कट करेंगे बीच बीच से तो क्या हो जाएगा, कैसा फिगर बनेगा, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपके लिए। ऊपर वाली सरफेस ऐसी बनेगी और इसी तरह से नीचे वाली भी सरफेस होगी। अब कोशिश करिएगा समझने की, इतना बढ़िया आर्ट है नहीं कि हम आपको एकदम परफेक्शन से बना के दिखा दें, बट कोशिश करिएगा, ठीक। इसको और बड़ा कर दें, चलिए हम और बड़ा कर देते हैं। ये अब आपको दिख रहा होगा कटा हुआ पार्ट, और इसको मिला देते हैं। ये सभी पॉइंट्स हैं जहां से हमने कट किया, ठीक। अब आपको शायद दिख रहा हो कि ये ऐसे कट किया गया, देखिए ऐसे कट किया गया तो ये आधा आधा डिवाइड हो गया। तो आपको क्या मिल रहा है, नई सरफेस कहाँ जनरेट हो रही है। ये जो कर्व वाला सरफेस थी ये पूरी बनी हुई है, केवल और केवल ये जो आपको दिख रहा है ये नई सरफेस जनरेट हुई, यही नई सरफेस जनरेट हुई, देख लीजिएगा यही नई सरफेस जनरेट होगी। और ये कैसी होगी, फिर से हम वही एग्जांपल देंगे आपको, जो भी आपके पास हो मूली गाजर कुछ भी, वो कट करके आप एक बार चेक करिए, सेम यही फिगर बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा। ये था क्या, ये जो मैंने कट किया था ये था क्या, यही तो था। और ये क्या है, इसका व्यास है, व्यास है अगर तो ये दिया गया है आपको 9 त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 18। ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 16। इतनी बात समझ में आई, बस इसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। आपको क्या पता चला, ये नई सरफेस जनरेट हुई। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी तो हो रहा होगा, 2 बार ये सरफेस जनरेट होगी या नहीं। ऐसे जब कट करेंगे आप तो ये 2 पार्ट में ऐसा अलग हुआ, हमने एक पार्ट आपको बना के दिखा दिया। ये जो सरफेस है ऐसी ही एक और सरफेस जनरेट होगी, यानी 2 बार ये सरफेस जनरेट होगी 16 × 18 एरिया वाली। इतनी सरफेसेस नहीं जनरेट हुई अपॉन टोटल। टोटल क्या होता है, TSA 2πr r+h, 2πr r+h हम डायरेक्टली रखते हैं। देखिए r यानी 9, r+h 25 और गुणे में 100, ये इतना है। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 2 से तो आप कैंसिल कर ही देंगे पूरा, 22/7 इसको लिख लेंगे और 22/7 इसको लिख लेंगे। सारी वैल्यूज को अब सॉल्व करनी है, मेरे ख्याल से कुछ कटवट नहीं रहा है। हाँ सॉल्व कर लीजिए, 22/7 r² यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी 7, बस ये हो गया, प्लस 16 × 18 बटे में हम क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लिकेशन में 9 है और 25 गुणे में 100। इसी को आपको सॉल्व करना है, जितने जल्दी कर पाइए। देख लीजिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 16 × 18, तो मुझे लग रहा है अब कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है। 2 से भले कैंसिल कर दीजिए और कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 बार जाएगा और 2 से कैंसिल करिएगा, ये 11 आ जाएगा ना। नीचे 99 हो गया, ऊपर 7 चला जाएगा 14। बस इसे को सॉल्व करिए तो ये 22 × 7 144, 154 सॉरी, और 16 48 4 8 6 14 4 18 1 2 288। टोटल कितना हो गया 8 4 12 8 5 13 1 14 4 442 गुणे में ये 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था 7 और ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हुआ है, केवल ये 11 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है, 11 × 9। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए 9 से कट रहा है, 4 4 8 2 10 नहीं कट रहा है, 4 1 5 नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं डिवाइड हो रहा है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कैसा था। ये आपका आ रहा था 77% अप्रॉक्स। एक बार चेक कर लीजिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखिए आपने गड़बड़ क्या किया है, यहाँ पे 7 रख दिया है। 7 नहीं होगा 9 होगा। देखिए
त्रिज्या आपको दी गई थी 9 सेंटीमीटर, जबकि मैंने इसको गलती से 7 लिख दिया था। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से 844/11 ऐसे कुछ करके आ रहा था। आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। 844/11 करके आ रहा था। इसी को आप सॉल्व करिएगा तो 11 सत्ते 77 और 74 66 फिर 7 लगभग 76.7 आया। तो इसी को लगभग करके दे दिया गया था 77%। ऐसा ही ऑप्शन में दिया गया था 77 78 ऐसे करके ऑप्शंस थे, तो लगभग में आंसर आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को मेनली समझना था आपको। बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। इस चीज़ को हम आपको शायद एक बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं कि जब दिया गया हो एक बेलन है, ऐसा बेलन है कि इसमें एक घन रखा जाए तो घन के दोनों फलक इन दोनों में एडजस्ट हो जाते हैं, दोनों आधारों में एडजस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये श्योर है कि ऐसा कुछ फिगर बना के दिया गया है। जैसे ये हमने मान लीजिए हम घन बनाते हैं, ऐसा बनाएंगे तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं कि कंफ्यूज ना हो। ये हमने घन का एक साइड बना लिया और इसी के नीचे हम बना लेते हैं दूसरा साइड। ये बनाया हमने एक घन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्यूबॉइड जैसा दिख रहा होगा घन आप जैसा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्टेबल हो गए होंगे इतने दिन में पढ़ते पढ़ते कि आपको आ गया होगा ना, जो हम बोले वही सही है, बनाया गया जो सही है वो सही नहीं है। देख लीजिएगा, ये घन बनाया है हमने, लेकिन हमारा घन घना बन जाता है अपने आप ही। ये अगर क्यूब है, घन है, तो इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होनी चाहिए। हम ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसकी सभी भुजाओं को ए मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए हो जाएगी। अगर आपको ए ऊंचाई मिल रही है घन की, तो इस बेलन की भी ऊंचाई ए ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके दोनों आधारों को तभी हम कवर कर सकते हैं। इसका मतलब इस बेलन की ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर ही रही होगी। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए, आपको बस वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब कोई एक सर्कल होता था, सर्कल के अंदर एक वर्ग रखा जाता था, क्योंकि घन कैसे बनता है, 6 वर्गों को 6 फलकें जो होती हैं वो वर्गाकार ही तो होती हैं। अगर ये मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनता था? आप कहते थे ना कि जब ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा a√2 होगा विकर्ण, और यही बराबर किसके होना चाहिए? 2r के। ये क्या होता है? व्यास होता है। बात समझ रहे हैं? केवल आपको 2D वाले फिगर से इसको रिलेट करना है। ये जो ऊपर वाली सरफेस बन रही है, ये क्या है? सर्कल है। इस सर्कल के अंदर एक सबसे बड़ी साइज का हमें स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? अगर ये ए है, ये ए है, तो उसका जो विकर्ण होता है a√2। विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। और इसका विकर्ण किसके बराबर होगा? इसके व्यास के बराबर होगा, यानी 2r के। तो a की वैल्यू क्या हो गई? √2r हो गई। आपको रेशियो निकालना है, तो आप कोई भी एज्यूम करते हैं वैल्यू, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे एज्यूम करिए या ना करिए। हम क्या करते हैं? r को 1 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, चूंकि रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? बेलन और घन, यानी घन का आयतन बटे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन कितना होगा? a की वैल्यू अगर इसको 1 रखेंगे तो √2 आएगी, यानी √2 का होल क्यूब आ जाएगा, अपॉन बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। r की वैल्यू 1 ले लिया है, h की वैल्यू कितनी है? a के बराबर, और a की वैल्यू हमने लिया √2 के बराबर। ठीक, यही आपको सॉल्व करना है। यह हो जाएगा 2√2, 2√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2/π आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बेहद लाजवाब सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, 2 गोले हैं, एक बेलन है, उसमें पानी भरा हुआ था थोड़ा सा। 2 गोले ऐसे डाले जाते हैं कि उनमें पानी का स्तर इतना बढ़ता है कि उनको कवर कर लेता है। मतलब पानी का स्तर यहाँ तक एग्जैक्टली आया है, जिससे कि इनको बस कवर कर सके, इतना पानी भर गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि पानी का न्यूनतम स्तर बताइए। मतलब यही ऊंचाई निकालनी है आपको, h वगैरह मानिए चाहे ना मानिए, कुल मिला के यही ऊंचाई निकालनी है आपको बस। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि मैंने 2 गोले डाले हैं, तो ऐसे कैसे डाल दिए आपने? अगर हम 2 गोले एक टैंक में डालना चाहते हैं ऐसे बगल बगल में,
तो वो कैसा होना चाहिए, उस गोले का व्यास दोनों इसके बराबर होना चाहिए या नहीं, तभी तो ऐसे एडजस्ट होंगे। आपने कहा है कि बेलन 9 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर व्यास है, ये पूरा 27 सेंटीमीटर है। 9 9 18 ये हो जाएगा और 6 6 12 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 30 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 30 सेंटीमीटर हो रहा है, ये 27 सेंटीमीटर है, तो बगल बगल में एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। तो एक गोला जब डालिएगा दूसरा डालिएगा, वो आके यहीं कहीं अटक जाएगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ऐसा वाला फिगर गलत होगा, समझ गए। अब चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेन चीज है आपको निकालना है ऊंचाई, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके आपसे कहते हैं कि ये एक बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से फायदा क्या होगा, ये ऊंचाई हमको मिल जाएगी, ये ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। ये वाली हमें ऑलरेडी पता है, ये तो त्रिज्या है ना, ये इतना पार्ट त्रिज्या है जो कि आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये वाली ऊंचाई भी हमको पता है, ये भी त्रिज्या है इसकी 9 सेंटीमीटर है, चूंकि ये भी त्रिज्या ही होगी, है ना। देखिए ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। केवल हमको ये वाला पार्ट चाहिए, अगर ये वाला पार्ट हमें पता चल जाए तो पूरी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है, ये 6 है, ये 9 है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हो गई। ये वाली भुजा हमको पता करनी है, ये कैसे निकलेगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला पार्ट भी क्या है, त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर का, ये वाला ये भी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और ये वाला ये भी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। ये 6 है, ये 9 है, तो पूरा क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया 27 सेंटीमीटर व्यास। व्यास क्या होता है, यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा 27 सेंटीमीटर था, जिसमें से इधर से 9 हमने निकाल दिया, इधर से 6 हमने निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है 15 इसमें से निकल गया, तो कितना बचा, 12 जो बचा वही तो इसकी ये दूरी होगी 12। यही बस आपको निकालना था। ये 12 है, ये 15 है, तो 12 और 15 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 9 का बनता है, तो ये हो जाएगी 9 दूरी। और आपको पूरी ऊंचाई निकालनी थी, तो हाइट कितनी आ जानी चाहिए, 6 ऊपर है, फिर 9 है, फिर यहाँ नीचे भी 9 ही है, तो 24 सेंटीमीटर आपकी टोटल ऊंचाई आनी चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे अगर, तो कह देंगे कि बताइए कितनी वृद्धि हुई, पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि जो होती है वो इनके आयतन के बराबर पानी बढ़ता है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। वृद्धि यानी कि उस बेलन के आयतन के h ऊंचाई मान के वृद्धि मान के निकाल सकते हैं आप। अभी फिलहाल यही पूछा गया था, तो ये निकाल दिया आपने, ठीक है। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे गंदा क्वेश्चन। सबसे गंदा इसलिए बोल रहे हैं कि शायद आपको परेशानी हो समझने में, बस ध्यान से देखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। आपने अगर डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपसे कहा गया था कि बेलन का आयतन बताइए जो सबसे बड़ा बेलन पॉसिबल हो, किसी गोले में रखा जा सके। ये गोला मैंने बनाया, गोला का सेंटर हम मान लेते हैं, केंद्र यहाँ पे कहीं होगा। हम कहते हैं कि ये केंद्र अगर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या हो जाएगी, कैपिटल R मान लेते हैं। अगर हम यहाँ कहीं देखें इसकी त्रिज्या, तो ये कितना हम स्मॉल r मान लेते हैं। अगर ये पूछें आपसे ये कितना हो जाएगा, ये पूरे हमारे हिसाब से अगर हाईएस्ट लेना है तो h/2 लेना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन बस h यही फंसाएगा, क्योंकि h की ही हाईएस्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं h/2 है। तो अगर ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ये 90 डिग्री तो बनाएगा ही, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम ना, r² = h/2 का स्क्वायर और प्लस r²। यहाँ से हम r² की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, r² में से h²/4 माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, ये बात तो बस कैलकुलेशन थी। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता क्या है, पाई r² की वैल्यू ये लिखी गई है, r² - h²/4 इंटू h। इसी को सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, पाई अंदर में h से मल्टीप्लाई कराइए, hr² - h³/4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के बाद वाली समस्या जो प्रारंभ होती है, आपको परेशानी जो क्रिएट होना स्टार्ट होती है, वो देखिए क्या होगा कि आप कहेंगे अब h की हमें वैल्यू तो पता नहीं, हाईएस्ट हमको लेना है, हाईएस्ट h की वैल्यू लेंगे तभी तो ये
मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं h के सापेक्ष, हाइट के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको बस ये बात याद रखनी है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट कौन होता है, जिसके हम सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा सभी टर्म कांस्टेंट होते हैं। अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो या तो वो जीरो हो जाएगा, अगर उसके बगल में यही वाला टर्म आया हुआ है जो डिफरेंशिएशन करना है तब वो जीरो नहीं होगा, अगर अकेला होगा तो वो जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात क्या करते हैं, हम पावर को सामने लिख लेते हैं, जैसे हमें a का क्यूब का इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे आ जाती है और पावर में एक की कमी हो जाती है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब यहाँ h का डिफरेंशिएशन होगा, h के सापेक्ष h का ही हो सकता है, h का डिफरेंशिएशन करिए, पावर आगे आ जाएगी, h की पावर 1 है ना, पावर आगे आ गई 1 हो गया, h की पावर अब क्या हो गई 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 देती है, यानी केवल क्या बचा यहाँ पे r स्क्वायर बचा, माइनस h का क्यूब, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई। इतनी बात समझ में आई। इसी को हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसी को 0 के बराबर रखते हैं। अब यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकाल लीजिए, 3h स्क्वायर इधर ले जाइए, ये पूरा पार्ट इधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2r/√3, ये 2r/√3 आया h की वैल्यू। अब h की वैल्यू यही यहाँ पे रख दीजिए, पूरा फॉर्मूला आपके पास तैयार। ठीक है, v कितना आ जाएगा पाई, h की जगह 2r/√3 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा r³ 2r³ माइनस यहाँ पे कितना आएगा 8r³/3√3, यही मिलेगा, हाँ यही मिलेगा। बस इसी को आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। v की वैल्यू आप एक फॉर्मेट में लिख लीजिए, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, बाई 4 भी था, सॉरी यहाँ बाई 4 भी था। अब ठीक है, देख लीजिए HR स्क्वायर हमने लिखा और h³/4, h³/4 इतना ही था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 2 4 बचेगा, 4r³, इसको लिख लीजिए 4r³/3√3, यही है आपका फॉर्मूला। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन चूंकि अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि आपके पेपर्स वगैरह में आ रहा है इधर टेस्ट पेपर्स में, तो इसलिए मैंने सोचा इसको समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया तो आपको ये रट लेना है फॉर्मूला, 4r³/3√3 होता है, ये फॉर्मूला होता है। मैंने पूरा इसलिए बताया, शायद आप इसको भूल जाए तो इतना करना पड़ेगा आपको, पेपर में इतना करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास बहुत तगड़ी क्लास थी, अगर आपको कम समझ में आई हो, ना समझ में आई हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई बात नहीं, सबको होगी पहली बार में। आप 2 बार 3 बार जब रिवाइज कर जाइएगा इन सभी क्वेश्चंस को तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इवन तरीका याद हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मेरा सजेशन यही है, इन क्लासेस को एक बार में आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से आप नोट्स उठाइए, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने आप से। नहीं आते हैं तो फिर से आप क्लास देखिए, लेक्चर देखिए और आप उनको समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं आते तो हम हैं ही आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं मज़ा आई होगी आपको, कोशिश करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं।